अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप YouTube पर देख रहे हैं फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी। नाजरीन, आज से 100 साल पहले रूस ने एक पॉलिटिकल वारफेयर मुतारफ़ कराई थी जिसका नाम था एक्टिव मैयर। एक्टिव मैयर के बुनियादी तौर पे दो अज्जा थे, उनमें से एक डिसइंफॉर्मेशन है और सेकंड आइडियोलॉजिकल डिसरप्शन है, यानी अपने दुश्मन ममालिक में डिसइंफॉर्मेशन फैलाना और उसके साथ साथ नज़रियाती तौर पे इंतशार फैलाना था। आज अगर हम पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात को देखें तो पाकिस्तान भी ना सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन की गर्दाब में फंसा हुआ है और उसके साथ साथ हमने जो नज़रियाती इंतशार है और जो एक गैप है हमारा नज़रियात का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो डिसइंफॉर्मेशन का एलिमेंट है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा के तौर पे, ना सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मीडिया इदारे हों या उसके साथ साथ ये जो टेक्नोलॉजी के इदारे हैं जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है और दूसरे इस तरह के टेक्नोलॉजी के इदारे हैं, उन्होंने भी अपने तौर पे भरपूर कोशिश की है कि किसी तौर पे फेक न्यूज़ का तोड़ निकाला जा सके, लेकिन उसमें वो 100% कामयाब नहीं हो सके। तरक्की याफ्ता ममालिक को तो एक साइड पे छोड़ें, जो हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ पे तो फेक न्यूज़ को फैक्ट चेकिंग के लिए पाकिस्तान में कोई इस तरह का ना कोई इदारा है और ना ही इंडिविजुअल लेवल पे कोई सहाफ़ी इस पे कोई काम कर रहे हो कि जो माशरे में दिन ब दिन बढ़ती हुई डिसइंफॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ है उसका किस तरह तोड़ निकाल। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी और एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी के, मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हमेशा सच बोलूँ और आप तक सच्ची खबरें पहुँचाऊँ, पूरी तहकीकात करने के बाद और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद। मेरी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो पाकिस्तान में दूसरे सहाफ़ी काम कर रहे हैं वो भी अपने नाजरीन और क़ारीन तक इंसाफ बरतते हुए हमेशा सच पर मबनी खबरें पहुँचाएँ। प्रोपेगेंडा पर मबनी खबरें ये सहाफ़ियों का काम नहीं है, बल्कि ये तो काम सियासतदानों का है, जो हमेशा जिनको आपने ये हक़ दिया है कि वो पार्लियामेंट में जाके आपको रिप्रेजेंट करें। नाज़रीन, मेरी ये कोशिश होगी कि सिर्फ सहाफ़ियों की ही फैक्ट फाइंडिंग ना की जाए, बल्कि जो सियासतदान बयानात देते हैं आप तक, उनकी भी मेरी ये कोशिश होगी पार्टी से अबव हो के किसी भी वो किसी भी पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो या PTI से, अगर वो कोई इस तरह का बयान दे रहा है जिसको आप समझते हैं कि वो गलत बयानी कर रहा है, तो मेरी भी ये कोशिश होगी कि उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग की जाए और उसकी वेरिफिकेशन की जाए। तो इसी सिलसिले में जो मैंने आज से ये एक YouTube पर फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से और फेक न्यूज़ को बस्ट करने के हवाले से ये जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, उसमें नाजरीन आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो सहाफ़त है अब इसको भी कमर्शलाइज कर दिया गया है। ये जो YouTube के ऊपर ट्रेंड चल चुका है कि जो क्लिक बेट के देकर और नाजरीन को बेवकूफ़ समझते हुए इस तरह की बड़े बड़े दावे और प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके खबर फैलाई जाए, तो ये भी उसी एक्टिव मैयर ही का एक हिस्सा है। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं आप तक हमेशा फैक्ट को जांच पड़ताल करके उन जो भी सहाफ़ी इस तरह की खबरें फैला रहा है आप तक पहुंचाऊं कि ये इसमें हक़ाइक़ असल में क्या है। तो इसी सिलसिले में जो आज शुरू किया है, जो मैंने अपने प्रोग्राम का सबसे पहला, वो जनाब इमरान रियाज साहब से मैंने शुरू किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं इमरान रियाज साहब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा YouTube चैनल पर देखे जाने वाले सहाफ़ी हैं। तो उस हवाले से जब मैंने कुछ उनके पिछले प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया तो उसमें आज मैंने एक सेलेक्ट किया है कि उनका जो एक प्रोग्राम है आज से 3 दिन पहले उन्होंने किया था और उसमें 3 उन्होंने ऐसे दावे किए थे जिसका मैं ज़रूरी समझता हूं कि उनके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग होना लाजमी है। तो आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले आप उनका क्लिप सुने, वो कह क्या रहे हैं और दावा क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम उसकी फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर बढ़ेंगे। याद है कि ये 400 अरब में पड़ा है, लेकिन 1100 अरब में ये NRO कौम को पड़ा है रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। ये डॉक्टर साहब को याद नहीं है, उन्हें ये याद नहीं है कि जो केसेस अभी बंद किए गए हैं वो कौम को कितने में पड़े हैं। उन्हें ये याद नहीं है कि कितने ज़खायर थे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के और वो कितने रह गए हैं। ये शौक पाकिस्तान को कितने में पड़ा है, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की कितनी कम हुई है, रेमिटेंसीज में कितने अरब डॉलर कम हुए हैं, एक्सपोर्ट्स में कितने अरब डॉलर कम हुए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर कौन से अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। तो डार साहब इन चीज़ों के बारे में बताया ना कि डार साहब खुद और डार साहब का जो
फैमिली है पूरी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे मिलके, और पीडीएम की जमातें हैं, ये पाकिस्तान को कितने में पड़े हैं ये भी बताएं। ये ना बताएं कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को कितने में पड़े हैं। पाकिस्तान जी, तो नाजरीन आपने देख लिया होगा, जो इमरान रियाज साहब ने सबसे पहला दावा किया है वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के ज़रिए मुल्की इकॉनमी को 1100 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। पीडीएम के जो रहनुमाओं को एनआरओ दिया गया है उस सिलसिले में इमरान रियाज साहब से मेरी ये दरख्वास्त थी कि वो अगर काइंडली ये भी बता देते, जस्टिफाई कर देते, और ये जो फिगर उन्होंने कोट किया है एक तो उसका सोर्स बता देते, और दूसरा ये भी बता देते कि वो कौन कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें 1100 अरब रुपए के एनआरओ दिए गए हैं अपोजिशन की जमातों को, जो कि अब गवर्नमेंट में हैं। साथ साथ अगर वो ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देते तो ये मेरे लिए आसान हो जाता उसकी फैक्ट फाइंडिंग करना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा उन्होंने फिगर कोट कर दिया, हवाई बात है। 1100 अरब का अगर वो जस्टिफाई कर देते कि फ़लाँ केस में फ़लाँ पॉलिटिकल लीडर को माफ़ीनामा दिया गया है तो उससे इतने अरब रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान के ख़जाने को, या फ़लाँ किसी सियासी जमात के लीडर को इस तरह इतने मुकदमात में से बरी कर दिया गया है और उस वजह से इतने ज़्यादा अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान हुआ है, तो ये तो इनका एक हवाई ऐसा दावा था जिसकी फैक्ट फाइंडिंग करना मुश्किल इसलिए है कि अगर वो उसकी बाइफरकेट करके बता देते एग्जैक्ट कि किस किस केस में किस किस रहनुमा को बरी किया गया है और कितना इस केस में नुकसान हुआ है, तो वो आसान हो जाता उसकी फैक्ट फाइंडिंग करना। जो दूसरा सबसे आखिर पे उन्होंने दावा किया है वो ये कहते हैं कि जो एफबीआर के रेवेन्यू के टारगेट हैं, जो टैक्स इकट्ठा करने के टारगेट हैं, वो पूरे नहीं हुए पीडीएम की हुकूमत आने के बाद। गोया वो ये एक तासुर दे रहे हैं कि जो पीडीएम की जमातें हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का अब एतमाद ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो अब टैक्स भी जमा नहीं करा रहे, और यही वजह है कि जो एफबीआर को टैक्स कलेक्शन है उसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे। तो नाजरीन इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग है वो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम बग़ैर किसी अखबारी रिपोर्ट को कोट करने के फैक्ट फाइंडिंग के लिए हम ये रिलाई कर, मेरी बतौर एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी के हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जो एक सरकारी तौर पे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो उसकी हमेशा से तस्दीक किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए की जाए। तो जो एफबीआर के रेवेन्यू का जो टारगेट पूरा ना होना है उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम एफबीआर ही की वेबसाइट पे जाके ये कोशिश करते हैं कि वहाँ से देख सकें कि क्या जो इमरान रियाज साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान में जो एफबीआर है वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा रेवेन्यू जनरेट करने का, तो हम एफबीआर ही की वेबसाइट से चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं है। तो आप नाजरीन ये आप बजाय इसके कि किसी सहाफ़ी के ऊपर रिलाई करें इस तरह की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं। आपको सिंपली ये करना होता है कि आप किसी भी जो मुतल्लिका इदारे के बारे में कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही हो उसकी वेबसाइट से जाके कोशिश करके ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो रेवेन्यू टारगेट की वाली बात है वो हम एफबीआर ही की वेबसाइट पे जाके उनका, क्योंकि वो हर सेमाई का भी और उसके साथ साथ मंथली भी जो उनके रेवेन्यू के टारगेट सेट किए होते हैं, टैक्स इकट्ठा करने के हमेशा से टारगेट सेट किया जाता है कि हमने इस महीने इतना इकट्ठा करना है टैक्स और अगले महीने इतना टैक्स इकट्ठा करना है। तो ये जो हर महीने भी और उसके साथ साथ क्वार्टरली भी एफबीआर अपने जो इस तरह का फिगर्स हैं वो पब्लिक तक भी शेयर करते हैं, मीडिया तक भी शेयर करते हैं। तो ये जो अभी रिसेंटली इनके शशमाई ख़त्म हुई है दिसंबर में, तो हम चेक करते हैं कि ये जो पहले 6 महीने थे, जून जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक कितना टैक्स इकट्ठा किया गया है और क्या उसमें ये जो टारगेट दिए सेट किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आप इस तरह का कोई इसमें एलिमेंट है कि आपके जो टारगेट है हुकूमत की तरफ से वो पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एफबीआर की अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने दिसंबर 31 को एक इशू किया है जिसमें उन्होंने अपना ये जो रेवेन्यू जनरेट किए गए हैं, टैक्स इकट्ठा किया गया है 6 महीने का, उसमें उन्होंने टोटल फिगर्स भी बताए हैं और ये भी बताया है कि जो इसी 6 माह का जो पहली शशमाई होती है किसी भी माली साल की, पिछले साल कितना टैक्स इकट्ठा किया था और अब कितना किया गया है।
تو یہ FBR کی اپنی ہی ویب سائٹ کے مطابق 2022 اور 23 کا جو مالی سال ہے اس میں پہلی ششماہی میں 3428 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پچھلے 2021 اور 22 کا جو مالی سال تھا جب عمران خان کی حکومت تھی اس میں پہلے 6 ماہ میں 2929 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا۔ FBR اپنے یہ ڈیٹا میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اب تک ان کو 17% کا انکریز ملا ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ماہ کا یعنی دسمبر کا بھی فگر کوٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ دسمبر 2022 میں 740 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دسمبر 2021 میں 599 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کیے گئے تھے۔ تو وہ FBR کے مطابق 24% اضافہ ہے ٹیکس کلیکشن میں جو اس سال ابھی تک 6 ماہ میں اکٹھا کیا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں، دوسرے ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈالرز ہیں، جو فارن ریزروز ہیں آپ کے، وہ عمران خان کی حکومت میں نہ جانے کہاں پر تھے اور اب وہ کم ہو کے تقریباً ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ بجائے اس کے کہ کسی اخباری تراشے کے اوپر رلائے کریں، ہم جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے، جو آفیشیل ڈیٹا ہے، وہ بھی اسٹیٹ بینک بھی منتھلی کے ساتھ ساتھ ویکلی بھی اس طرح کے جو حقائق ہیں اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی پبلش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو جو اسٹیٹ بینک کا پچھلے 5 سال کا ریکارڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دسمبر منتھلی بھی ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ جب عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں ختم ہوئی تو اس وقت اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 10 ارب اور 498 ملین ڈالر سرکاری خزانے میں جو اسٹیٹ بینک کے جو اپنے پاس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 6 ارب ڈالر پرائیویٹ بینکس میں بھی موجود تھے۔ تو مجموعی طور پہ 16.4 ارب ڈالر پاکستان کے پاس موجود تھے۔ اب وہ تیزی سے ختم ہو کر جو 20 جنوری تک کا اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا دیا ہے اس کے مطابق 3.6 بلین جو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5.7 بلین پرائیویٹ بینکس کے پاس موجود ہیں۔ تو مجموعی طور پہ 9.4 بلین ڈالرز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ یعنی پاکستان عمران خان کی حکومت جانے کے بعد 9 مہینے میں پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ تقریباً 7 ارب ڈالرز کم ہوئے۔ اور جو تیسرا دعویٰ عمران ریاض صاحب نے کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی حد تک اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان ریمیٹنسز بھیجنا چھوڑ دیا ہے، اور اربوں ڈالرز کا پاکستان کو ریمیٹنس کی مد میں نقصان ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بھی ہم فیکٹ فائنڈنگ کے لیے اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا پر ریلائی کریں گے، کیونکہ اسٹیٹ بینک ہی وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو یہ اس طرح کا ڈیٹا ریلیز کرتا ہے۔ اور ہم اس کی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے سب سے پہلے جو اسٹیٹ بینک میں ریمیٹنس کا ریکارڈ ہے اس میں آپ چاہیں تو 5 سال کا بھی پچھلا ریکارڈ نکال سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ منتھلی اور ویکلی بیسس کے اوپر بھی جو ریمیٹنس پاکستان آ رہی ہیں وہ بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو جو ناظرین اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو آپ منتھ آن منتھ بھی ہر مہینے کا آپ پچھلے سال کے اسی مہینے سے بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ ایئرلی بھی، ایئر آن ایئر بھی، ایک سال کا پچھلے سال سے بھی موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو جو آپریشن ریجیم چینج جو عمران ریاض صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد PDM کی حکومت آئی تو اس کے بعد اربوں ڈالرز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ترسیلات زر میں کمی آنے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم اسٹیٹ بینک کے ہی ڈیٹا کو دیکھ کر یہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ جو 2021 کا اوسط مہینے کا جو ترسیلات زر کی شرح تھی وہ 2.4 بلین ڈالرز تھی جو بیرون ملک سے پاکستانی بھیجتے تھے، اور فسکل ایئر 2022 میں جو مالی سال 2022 تھا اس میں وہ بڑھ کے 2.6 بلین ڈالرز کی ہر مہینے کی اوسط تھی، جبکہ ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابھی کے لاسٹ 6 مہینے ہیں ان کی جو ایوریج اسٹیٹ بینک نے نکالی ہے وہ 2.3 بلین ڈالرز ہے۔ اگر ہم اسی ایوریج کو بھی لے لیں اور کمپیریزن کر لیں پچھلے سال کے انہی 6 مہینوں میں تو تقریباً 1.8 بلین ڈالرز کی ابھی تک ترسیلات زر کم ہوئی ہیں۔ تو اس میں
عمران ریاض صاحب نے جو ایک دعویٰ کیا ہے یا وہ خبر آپ تک پہنچائی ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہے کہ ترسیلات زر کم ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے کہ اربوں ڈالرز کا وہ ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو ایگزیجریشن بطور ایک صحافی میں نہیں سمجھتا کہ ایگزیجریٹ کر کے آپ کسی بھی فیکٹ اینڈ فگر کو اس طرح کوٹ کریں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو ترسیلات زر کم ہوئی ہیں اس حوالے سے میں نے اب اسٹیٹ بینک کے حکام سے بھی بات کی، جو وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ان کے مطابق ڈالر کی قیمت جو روپے کی مقابلے میں بڑھی ہے، تو اسی وجہ سے کیونکہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر پاکستان اپنی فیملیز کو ہی پیسہ بھیجتے ہیں، جب ڈالر کی قیمت بڑھی تو وہ ڈالر کی جو ریشو تھی وہ کم ہو گئی، اور روپے کی کیونکہ قیمت کم ہونے کی وجہ سے روپیہ پھر بھی ان کو اتنا ہی ملتا تھا۔ جو سب سے زیادہ وہ ریزن یہ کوٹ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کے حکام، وہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا کام ہے اس کے اوپر کہ وہ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جسٹیفیکیشن دے گی ہے وہ درست ہے، یا جو عمران ریاض صاحب اس کے اوپر اپنے پروگرامز میں دعویٰ کرتے ہیں وہ درست ہے کہ عدم اعتماد اس حکومت کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ترسیلات زر کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو 3 عمران ریاض صاحب نے دعوے کیے تھے اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو آج کا میری ایک کوشش ہے وہ پسند آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی کوئی فیکٹ فائنڈنگ کی جائے، کسی بھی صحافی کا کوئی اس طرح کا خبر ہو یا دعویٰ ہو یا اسی طرح کا کسی پولیٹیشین کا ہو، تو آپ ہمیں اپنے کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں اور اس کا لنک بھی شیئر کر دیں تاکہ ہم اس کے اوپر میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کر کے آپ تک اس کو پہنچا سکوں۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔